हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा क्लास है वो होने वाला है आर्टिकल 19 पर, क्योंकि इससे पहले मैंने समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 करवा दिया है और अब हम जाने वाले हैं स्वतंत्रता के अधिकार पे आर्टिकल 19 से 22। तो आज का क्लास होगा वो होगा आर्टिकल 19 पर। तो आर्टिकल 19 में क्या बोलता है, बोलने की आज़ादी दी जाती है। तो आर्टिकल 19 में कहीं भी जाके हम रह सकते हैं, बस सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, समूह संगठन बना सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जो हमारी किससे रिलेटेड है, आज़ादी से। और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, बोलने की आज़ादी। कहा जाता है कि बोलने की आज़ादी जो है वो संविधान द्वारा दी हुई सबसे बड़ी आज़ादी है। तो आर्टिकल 19 जो है वो क्या है, हमारा मूल अधिकार में भी बहुत ही ज्यादा मूल है। ठीक है, तो आर्टिकल 19 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आर्टिकल 19 की तरफ जाने से पहले हम क्या है, स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 19 से 22 है। तो जब 19 हम पढ़ रहे हैं तो स्वतंत्रता को समझना तो अति आवश्यक है। तो स्वतंत्रता को समझते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब होता क्या है। तो देखो बच्चों, स्वतंत्रता का मतलब होता है आजादी। स्वतंत्रता का मतलब होता है बंधनों का अभाव। स्वतंत्रता का मतलब होता है विधि का अभाव। गलत, स्वतंत्रता का मतलब विधि का अभाव नहीं होता। कहने का मतलब आजादी भी मिलेगी, बंधनों का अभाव भी होगा, परंतु विधि का अभाव नहीं होगा। विधि रहेगा, कानून रहेगा। अब तो समझ में नहीं आ रहा भाई, यहाँ आजादी की भी बात कर रहे हैं, यहाँ कानून भी लगाएंगे। ठीक है, तो बात को समझिए। देखिए, इसको हम बारी बारी से डिफाइन करेंगे। पहले हम चलते हैं स्वतंत्रता का विचार क्या है। तो स्वतंत्रता का विचार दो है, एक जो हमारा विचार है। ठीक है, तो देखो, भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, समझो कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति हो। तो एक व्यक्ति को क्या चाहिए, आज़ादी। हर जगह घूमो फिरूं, जैसा मन करे वैसे कपड़े पहनूं, नाचूं गाऊं, जो मन करे करूं, कोई रोक टोक नहीं। कोई हमारे जीवन में किसी का हस्तक्षेप नहीं। रात के 2 बजे भी मन करे रोड पे घूमने का, मैं घूमूं। घर मन करे रात भर नहीं आओ तो नहीं आओ। ये है हमारे नज़र में आज़ादी। तो आज़ादी का ये हमारा विचार है कि हमें इस तरह की आज़ादी चाहिए जहाँ पे कोई प्रतिबंध नहीं, कोई बंधन नहीं। ठीक है, मतलब कि आज मेरा मन करे अपने घर में सो, कल मन करे तो पड़ोसी के घर पे कूद जाओ। तो ये हो गया हमारे नज़र में आज़ादी। ठीक है, ये हमारा विचार है, एक व्यक्ति का विचार है कि हमें पूरी स्वतंत्रता दीजिए, किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं। क्लियर। परंतु अब राज्य का क्या विचार है। तो राज्य बोलता है, अरे भाई, अगर हम आज़ादी तो आपको दे रहे हैं, बोलने की आज़ादी, ठीक है, बेसिक सारी आज़ादियाँ आपको मिल रही है, घूमने फिरने की सब चीज़ की आज़ादी आपको मिल रही है, लेकिन अगर उसमें हम थोड़ा प्रतिबंध नहीं लगाएंगे तब तो क्या हो जाएगा, अनावश्यक हम दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप करेंगे। देखो, बिना विधि और बिना कानून की स्वतंत्रता अगर हमें मिल गई तो वही हाल होगा कि बिना ब्रेक की कार। ठीक है, मतलब हमें आज़ादी मिली है भैया, हम तो कार अपने स्पीड में चलाएंगे, ब्रेक तो कभी नहीं लगाएंगे, सामने कोई आ जाए मार के निकल जाएंगे। तो आप तो अपना आज़ादी का फायदा उठा रहे हैं। तो कैसा फायदा उठा रहे हैं, तो क्या आप तार्किक फायदा उठा रहे हैं कि अतार्किक। तो आप तार्किक फायदा तो नहीं उठा रहे, आपके इस आज़ादी के कारण दूसरे के जीवन में आपने क्या किया, अनावश्यक हस्तक्षेप किया है। ठीक है, आपकी वजह से दूसरा का जीवन प्रभावित हो रहा है। अब मान लो आज़ादी मिली तो मेरा मन करे मैं अपने घर में सो, मेरा मन करे हम रात में पता चले कि किसी पड़ोसी के घर में गेट खटखटा के घुस गई कि भाई हमको आज़ादी मिला, हम आज तेरे ही घर में सोएंगे, तुम्हारे बिस्तर पे सोएंगे। तो इससे क्या हो गया, मैं दूसरे के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रही हूँ। तो आज़ादी का क्या ये मतलब है, बिल्कुल भी नहीं है। आज़ादी का मतलब फिर हम बोलेंगे कि मेरा मन, हम पैसा दे चाहे नहीं दे, कोई सामान खरीद के बोलेंगे आज़ादी, तो ये आज़ादी नहीं है। तो अब राज्य में बोला कि देखो, आज़ादी तो मिलेगी, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में संविधान निर्माता ने एक तरफ जब आज़ादी की बात लिखी, स्वतंत्रता की बात लिखी, तो दूसरी ही तरफ नागरिक को गिफ्ट दे रहे हैं कि ये लो नागरिक, भारत के नागरिक, प्यारे नागरिक, आप गिफ्ट लो। किस चीज का गिफ्ट लो, स्वतंत्रता का गिफ्ट लो। दूसरे ही तरफ राज्य को ये दे रहे हैं
कि देखो भैया गिफ्ट इनको मैंने दे दिया स्वतंत्रता का, पर तुमको एक अधिकार दे रहे हैं। किस चीज का अधिकार? तो इनकी स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाना पड़ेगा तुमको, नहीं तो फिर वही हाल हो जाएगा। बिना बांध के नदी, जब बाढ़ आता है तो नदी कैसे अपने तूफानी वेग के साथ सबको बर्बाद करते हुए चल जाती है, तो वही हाल हो जाएगा। इंसान भी बिना प्रतिबंध के जो मन करेगा वो करेंगे, एक दूसरे के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप करेंगे, फिर क्या होगा? आतंक फैलेगा, फिर तबाही होगी हर जगह। समझ में आ रहा है मेरे टॉपिक जो मैं समझा रही हूँ? तो देखिए, तो आजादी के स्वतंत्रता के दो विचार हो गए। पहला क्या हो गया? हमारा विचार जहां एकदम बंधन नहीं, कुछ बंधन नहीं, एकदम मन मर्जी। और दूसरा हो गया राज्य का विचार, जहां पे क्या करेंगे? बिना विधि बिना कानून की स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। मतलब कि हम आपको स्वतंत्रता देंगे, लेकिन कहीं कहीं प्रतिबंध लगाएंगे। वो प्रतिबंध जरूरी है किसके लिए? तो समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, नागरिक के लिए, हमारे लिए। क्लियर? तो यहाँ पे समझ में आ गया। तो स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ? अगर सटीक शब्दों में बोले तो स्वतंत्रता का मतलब हुआ कि बंधनों का अभाव, लेकिन विधि का अभाव नहीं। मतलब कि आजादी मिलेगी, ठीक है, बंधन का अभाव भी होगा, लेकिन साथ में कानून भी होगा, विधि भी होगी। तो आजादी का मतलब क्या है? कि हर कोई चाहता है कि हम आजाद रहे। भी समझाएं, जन्म से ही हम कैसे पैदा हुए? आजाद पैदा हुए हैं, किसी बंधन में पैदा हुए हैं? नहीं। जब हम बड़े होते गए, सेंस आते गया, पता चला ये गलत ये सही, प्रतिबंध लगना शुरू हुए। ठीक है, तो देखो पूरा जीवन जो हम संघर्ष करते हैं ना, वो आजादी के लिए ही करते हैं। ठीक है, स्कूल में जब हमारे मम्मी पापा हमको भेजते थे तो हमें कैसा लगता है, यार मेरे साथ कैसा अत्याचार कर रहे, सुबह उठाकर हमें स्कूल भेज रहे हैं। घर से छुप के जब भागते हैं तो वो भी क्या है? अपनी आजादी के लिए, कि हाँ कुछ पल चैन की अपनी जिंदगी जिएंगे, बाहर ऐश करेंगे। तो समझिए, आजादी का जो संघर्ष है ना, वो जीवन भर है। एक बच्चा अपने माँ बाप से आजादी चाहता है कि उनके प्रतिबंधों से, माँ बाप से सेंस का मतलब कि ये नहीं है कि माँ बाप चले जाए, ये नहीं, मतलब माँ बाप के जो प्रतिबंध लगाते हैं उनसे आजादी चाहता है। और एक जो पिता होते हैं, घर के बुजुर्ग होते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से आजादी चाहते हैं। इनकी इतनी जिम्मेदारी होती है बाल बच्चों के प्रति, पत्नी के प्रति, पत्नी के पति और बच्चों के प्रति, तो परिवार के प्रति, समाज के प्रति जिम्मेदारी होती है। तो हर कोई चाहता है कि हमको आजादी मिले, जिम्मेदारी मिले, हर प्रतिबंध से हम मुक्त एकदम मस्त जिंदगी जिए, जहाँ पे किसी प्रकार का रोक टोक नहीं, किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं, बस ऐस ही ऐस। ठीक है, तो इस तरह की आजादी का विचार हमारा है। पर राज्य तो बोला कि देखो भाई, विधि और कानून रहेगा, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था के लिए जरूरी है। तो देखो, अब बंधन का जो अभाव है, तो बंधन जो लगता भी है तो वो कौन लगाएगा? तो घर के बड़े लगाते हैं। ठीक है, माफ कीजिएगा। तो देखिए, बंधन लगाता कौन है? तो घर के बड़े बुजुर्ग, पेरेंट्स, माता पिता, ठीक है, बड़े भाई बहन, ये लोग क्या करेंगे? बंधन लगाते हैं, बोलते हैं कि नहीं ये चीज गलत है, ये चीज सही है। तो इस पे हमें प्रतिबंध से, मान लो कि मेरा मन किया कि नहीं आज रात को मैं नाइट पार्टी करूंगी, क्लब जाऊंगी बाहर, तो मेरे गार्जियन मुझे मना करेंगे, नहीं नहीं ये नहीं कर सकती हो। तो उनके नजर में क्या है? ये गलत है, ठीक है, लेकिन मेरे नजर में ये सही है। तो ये एक विवाद का मुद्दा है हर जगह पे, जहां पर बंधन, जहां पे प्रतिबंध आ रहा है। किसके द्वारा? मैं सरकार के द्वारा बात नहीं कर रही हूं, मैं बात कर रही हूं कि जब हमारे घर के बड़े बुजुर्ग या फिर हमारी परंपरा हम पे प्रतिबंध या बंधन लगाती है, तो वहां पे विवाद होता है। ठीक है, क्योंकि जो स्वतंत्रता है ना, आजादी है, उसके मायने व्यक्ति के हिसाब से बदल जाते हैं। गार्जियन के हिसाब से वो आजादी नहीं है। रात में हम जाके नाइट क्लब जाएंगे, पार्टी करेंगे, तो वो गार्जियन के हिसाब से आजादी नहीं है, पर हमारे लिए वही आजादी है। ठीक है, हमारी परंपरा बोलती है कि स्त्री को शादी के बाद कहाँ जाना है? अपने ससुराल जाना है। तो ये हमारी परंपरा बोलती है। लेकिन अगर एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो क्या है? हमारी आज़ादी नहीं है, जबरदस्ती हमको जाना ही पड़ेगा, मन नहीं है फिर भी जाओ, तो हमारी आज़ादी वहाँ पे छीनी जा रही है। ठीक है, तो ये विवादित मुद्दा है, ये सरकार के द्वारा नहीं तय किया गया है। आपका मन जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ, नाइट क्लब जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ। लेकिन ये जो बंधन है वो हमारे परिवार, हमारी परंपरा भी लगाती है हम पे, हमारी आज़ादी को कंट्रोल करती है। लेकिन ये भी आवश्यक है क्योंकि पेरेंट्स हमारे केयर करते हैं, तो वो हमारी केयर के लिए हमारी रोक टोक करते हैं।
परंपराएं जो बनी हुई हैं, कुछ परंपराएं जो होती है वो हमारे हित में होती है, कुछ परंपराएं डकियानुशी होती है तो उसके द्वारा भी प्रतिबंध लगता है, तो आज़ादी रोकी जाती है। ठीक है, तो आज़ादी जो हमारी है, हमें जो स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, तो वो अधिकार मिला है, लेकिन वो कैसा है, सापेक्ष है, क्योंकि परिस्थिति के आधार पर उस पर क्या लगता है, प्रतिबंध लगता है, वो निरपेक्ष नहीं है। अमेरिका में जो फंडामेंटल राइट में जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो क्या है, निरपेक्ष है। ठीक है, और मैं बार बार बोली हूँ फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिया गया है, तो अमेरिका का जो संविधान वो निरपेक्ष है। ठीक है, वहां पे सबके लिए क्या है, वहां में सबके लिए एक समान कानून, कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स में क्या, परिस्थिति के आधार पे क्या लगता है, प्रतिबंध लगता है। तो उसी प्रकार स्वतंत्रता भी क्या लगा है, प्रतिबंध लगा है। प्रतिबंध कौन कौन लगा रहा है, एक तो हमारी परिवार लगाती है और एक हमारी परंपरा लगाती है, चलो वो तो हमारे व्यवहारिक रूप में हो गया, लेकिन संवैधानिक रूप में कौन लगाता है, तो हमारी सरकार लगाती है, तो राज्य लगाती है। अधिकार भी संविधान निर्माता ने किसे दिया है, राज्य को दिया है, माँ बाप को तो नहीं दिया है, लेकिन माँ बाप लगाते व्यवहारिक रूप से। ठीक है, तो राज्य को दिया है, तो राज्य को क्या दिया है कि आप विधि और कानून बनाइए, प्रतिबंध लगाइए, और कहां कहां प्रतिबंध लगाइए वो सब भी व्याख्या की गई है। तो पहले मैं इसको रिमूव करती हूं और पहले आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 को बताती हूं, और जो प्रतिबंध का जो मुद्दा है स्वतंत्रता पर, वो है आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 से आर्टिकल 19 के क्लॉज 6 के बीच। तो पहले हमको आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 समझना होगा, क्योंकि प्रतिबंध उसी पर ही लगाया गया है। ठीक है, तो चलिए पहले इसको रिमूव कर ले। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में किन किन बातों का जिक्र किया गया है, क्योंकि मैंने अभी बताया ही है कि जो आर्टिकल 19 के 1 में हमें स्वतंत्रता दी जा रही है, आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 से क्लॉज 6 में उसी पे प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के ए में बोला गया है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब कि ये बोलने की आजादी दे रहा है, बोलने की आजादी, मतलब कि हम बोलने के लिए स्वतंत्र है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं सारी आजादी की बात करूंगी, इस क्या प्रतिबंध है अभी मैं उस पे बात नहीं करूंगी, क्योंकि आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 जो बोल रहा है बस हम उस पे ध्यान देंगे। तो हमारा जो फंडामेंटल राइट है, हमें बोलने की आजादी दे रहा है, और ये बहुत बड़ी आजादी है। अगर किसी को बोलने की आजादी किसी का हम रोक लेंगे ना, तो उस इंसान की कुशलता, क्षमता, योग्यता भी रुकेगी। स्वतंत्रता का अधिकार इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होगा तो वो अपनी योग्यता, क्षमता, कुशलता, प्रतिभा का विकास नहीं कर पाएगा। और जब राष्ट्र जो है वो संविधान से नहीं, सरकार से नहीं, व्यक्ति से चलता है। राष्ट्र के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? राष्ट्र की संपत्ति हम हैं, नागरिक है। तो हमारा नागरिक अगर कुशल नहीं होगा तो हमारा जो देश है वो विकसित नहीं होगा। तो देश के विकास के लिए नागरिक का विकास आवश्यक है। तो नागरिक के विकास के लिए स्वतंत्रता नागरिक को क्या है? आवश्यक है। पर स्वतंत्रता भी एक सीमित मात्रा में आवश्यक है, ये नहीं कि असीमित कर दे। तो एग्जाम्पल तो पहले दे चुकी हूँ, क्या क्या घटना हो सकता है असीमित कर दूंगी तो। सब अपना आजादी का गलत फायदा उठाएगा, दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप करेगा, तो इससे क्या होगा? कुशलता बढ़ेगी नहीं, बल्कि क्या बढ़ेगा? आतंकवाद। क्लियर? तो बोलने की जो आजादी है ना, ये वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हमारे संविधान में सबसे बड़ी आजादी है। संविधान का सबसे बड़ा अगर हम गिफ्ट बोले तो वो ये है कि उसने हमें बोलने की आजादी दी है। अगर हम नहीं बोल पाएंगे तो हम क्या करेंगे? स्वतंत्रता का मतलब क्या है? कि हम अपने विचारों को दूसरे के सामने रखें, क्योंकि इस दुनिया में सबके विचार एक दूसरे से अलग अलग है। मेरे विचार आपसे अलग है, आपके विचार आपके दोस्तों से अलग है। तो हम अपने विचार को क्या करें? सामने रखें। हो सके हम आपकी आलोचना भी करें किसी बात पे। तो अगर हमें बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा तो हम सही गलत भी नहीं बोल पाएंगे। तो समझ में आ रहा है, बोलने का अधिकार अति आवश्यक है। बोलने का अधिकार खत्म तो समझिए कि आपकी क्या है? कुशलता, क्षमता और योग्यता पे वार। क्लियर? तो आगे बढ़ते हम। अब दूसरा अधिकार, अब हम बोलने का अधिकार मिला। मान लो मैंने आपको बोलने का अधिकार दिया, तो बाबू अब कहाँ बोलोगे? घर पे तो सभी बोलता है। ये मेन अधिकार कहाँ पे लगेगा? जहां आप 10 समाज के लोगों के बीच में बोलो, किसी मुद्दे पे बात करो। ठीक है, तो आप कहाँ बोलोगे? तो आप किसी सम्मेलन में बोलोगे ना। ठीक है,
हम एक दूसरे से लिंक करके याद करेंगे ना तो हमें याद हो जाएगा, ऐसे बारी बारी बैठ के रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पहला हमें क्या मिला गिफ्ट, बोलने की आजादी। दूसरा गिफ्ट क्या मिल रहा है, तो हम कहाँ बोलेंगे, किसी सम्मेलन में बोलेंगे तो क्या है, हम सम्मेलन कर सकते हैं, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दे रहा है। आर्टिकल 19 का क्लॉज बी, यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया, समझ जाना। आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का बी, आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 का बी बोल रहा है कि शांतिपूर्ण, बिना हथियार, याद रखना है। अब ये नहीं कि सम्मेलन करने की स्वतंत्रता मिली तो हम पहुंच गए एकदम हथियार बंदूक लेके, ये नहीं होगा। शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन होगा, बिना हथियार का हम सम्मेलन कर सकते हैं, तो हमें सम्मेलन की स्वतंत्रता मिली है, ठीक है। तो देखो सम्मेलन होगा, ठीक है, तो सम्मेलन किस पे होगा, सम्मेलन होगा 10 लोग एक जगह पे जुटेंगे तो क्या होगा, वहां संगठन बनेगा, समूह बनेगा। तो हम इसका लिंक अब इससे कर रहे हैं। तो सी में बोला गया है, आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सी में बोला गया है हम समूह बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, और 97वें संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता मिल गई। फिर से इस बात को मैं रिपीट कर रही हूं कि पहले हमें बोलने की आजादी मिली ए में, बी में मिला कि जब आप बोल सकते हो तो आप क्या करो, सम्मेलन बोलेंगे, कहाँ, किसी सम्मेलन में बोलेंगे। जब हमें सम्मेलन में बोलने की स्वतंत्रता कौन दे रहा है, तो बी दे रहा है, 19 के क्लॉज 1 का बी दे रहा है। लेकिन कैसा सम्मेलन, शांतिपूर्ण और बिना हथियार के, ठीक है। फिर जब हम सम्मेलन में जा रहे हैं तो 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग मिल रहे हैं, हमारा एक समूह और एक संगठन बना रहे हैं हम, ठीक है। तो समूह और संगठन बना रहे हैं, साथ ही में 97 संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी संगठन बनाने का भी स्वतंत्रता मिला। तो देखो समूह और संगठन तो समझ ही रहे हो, सहकारी संगठन का मतलब ये हुआ, इंडिया में बहुत सारे सहकारी संगठन है। देखो छात्र का संगठन, टीचर का संगठन, वकील का संगठन, रिक्शा चालकों का संगठन, ठीक है, राजनीतिक पार्टियों का संगठन, राजनीतिक पार्टी। तो ये समझ में आ गया। लेकिन ये कब आया बच्चों, सहकारी संगठन 97 संविधान संशोधन के द्वारा। अब हम आगे बढ़े तो हमने बोल लिया, सम्मेलन कर लिया, संगठन बना लिया। अब देखो, अब हमको डी बोलता है, आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 का डी बोला कि समूचे भारतीय क्षेत्र में बिना रोक टोक आवागमन की स्वतंत्रता। अब संगठन बनाएंगे, हम अपना समूह बनाएंगे तो काम काज के लिए इधर उधर तो जाएंगे ही, ठीक है। तो मैं लिंक करते जा रही हूं, तो पहले बोलेंगे, कहाँ बोलेंगे, सम्मेलन में बोलेंगे, सम्मेलन में बोलेंगे 10, 50, 100 लोगों की भीड़ मान लो हुई, तो वहां पे हमारा एक संगठन समूह बन गया। फिर संगठन और समूह के काम से हम इधर उधर जाएंगे, तो इसका मतलब कि बिना रोक टोक हम आवागमन कर सकते हैं पूरे भारतीय क्षेत्र में। ये कौन बोला है, तो आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 का डी बोल रहा है कि समूचे भारतीय क्षेत्र में बिना रोक टोक आवागमन की स्वतंत्रता हमें दे रहा है, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं। अब मान लो हम भारतीय क्षेत्र में इधर उधर अपने समूह संगठन के लिए घूम रहे हैं, तो हमको कोई क्षेत्र अच्छा भी लग सकता है, तो मेरा मन करेगा कि नहीं हम यहीं पे क्या करें, बस जाएं। तो आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 का ई बोलता है कि समूचे भारत क्षेत्र में हम कहीं भी निवास कर सकते हैं और बस सकते हैं। इसकी आजादी हमें कौन देता है, आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 का ई, ठीक है। तो अभी तक क्या समझ में आया, ए में क्या बोला, बोलने की आजादी, बी में क्या बोला, बोलेंगे कहाँ, सम्मेलन में, और सम्मेलन में बोलेंगे तो क्या होगा, वहां पे 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 50 लोग जुटेंगे तो हमारा समूह और संगठन बनेगा, ठीक है। और समूह और संगठन बनेगा तो उसके काम से हम कहीं भी जा सकते हैं। ये मैं लिंक कर रही हूं ताकि हमें याद रहे, इसलिए। तो संगठन के काम से हम क्या करेंगे, भारत के क्षेत्र में इधर उधर बिना रोक टोक के जा सकते हैं। उसके बाद गए तो कोई जगह पसंद आ गया तो वहां क्या करने लगे, हम निवास करने लगे, बसने लगे। तो ए बी सी डी ई यहां तक हो गया। अब एफ जो है ना बच्चों, वो डिलीट हो गया है।
तो एफ में था संपत्ति कहीं भी जाएंगे अर्जित करेंगे और उसको बेच सकते हैं, तो संपत्ति अर्जित करने और बेचने की आजादी थी, पर ये डिलीट कर दिया गया है 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटाया गया। और 1978 में किसकी सरकार थी? जनता पार्टी की सरकार थी। प्रीवियस क्लास में मैंने हर चीज बताया है। तो 44 संविधान संशोधन के द्वारा कौन हट गया? तो आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 का एफ हटा, याद रखना। और उसमें क्या लिखा था? तो संपत्ति अर्जित कर सकते हैं और बेचने की आजादी। क्लियर? अब हम चलते हैं आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 की जी की तरफ। ठीक है, तो इसमें बोलता मान लो कहीं जाएंगे बसेंगे, ये डिलीटेड है, याद रखना एफ डिलीटेड है। तो अब हम कहीं बसे, तो बसने के बाद वहां पर रोटी कपड़ा मकान आवश्यक चीज है, इसके लिए तो पैसा चाहिए ना। तो ये बोलता है व्यापार की स्वतंत्रता, आप किसी भी प्रकार का प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन अपना सकते हो। तो प्रोफेशन का मतलब यही हुआ कि अपना पसंद, अगर आपका जो पसंद है वो कर रहे हैं तो वो आपका प्रोफेशन हुआ। जैसे बिजनेस करना आपको पसंद है, आपको किसी क्षेत्र में, मान लो हमको फिल्म इंडस्ट्री में जाना है तो वो मेरा प्रोफेशन हुआ, हमको डांसर बनना वो मेरा प्रोफेशन हुआ, अपने पसंद से कर रहे हैं। और ऑक्यूपेशन का मतलब क्या है कि रोटी कपड़ा मकान के लिए आप कहीं नौकरी कर रहे हैं क्योंकि आपको जरूरी है, पैसा जरूरी है। ठीक है, तो आप व्यापार कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। तो इन सब चीज की आजादी कौन देता है? तो आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 कि देश के किसी भी क्षेत्र में आप क्या कर सकते हो? व्यापार कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, मतलब प्रोफेशन ऑक्यूपेशन दोनों की आजादी वो कौन देता है? आर्टिकल 19 के 1 का क्लॉज जी। तो एक बार रिवीजन करा देती हूँ फिर से। तो आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 का ए में क्या बोला? वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की स्वतंत्रता। उसके बाद आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में भी क्या बोल रहा है कि शांतिपूर्ण बिना हथियार का हम सम्मेलन कर सकते हैं। आर्टिकल 19 के 1 का क्लॉज सी, आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 का सी बोल रहा है समूह एवं संगठन, सहकारी संगठन बनाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 का डी बोल रहा है समूचे भारतीय क्षेत्र में बिना रोक टोक आवागमन की स्वतंत्रता। और आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 का ई बोल रहा है समूचे भारत क्षेत्र में निवास और बसने की स्वतंत्रता। एफ डिलीटेड है और जी बोल रहा है व्यापार की स्वतंत्रता समूचे भारत में। तो ये हो गया खत्म। अब इस पे क्या क्या प्रतिबंध है वो आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 से आर्टिकल 19 के क्लॉज 6 के बीच में लिखा हुआ है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रतिबंध के बारे में। तो देखिए एक चीज और मैं बता दूं, जब मैं इसके पहले जब मैंने आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 का ए बी सी डी ई एफ जी एच पढ़ाया तो उसमें एफ में मैंने बताया था ना कि संपत्ति के अधिकार को डिलीट कर दिया, मतलब संपत्ति कहीं से अर्जित कर सकते हैं और उसको बेच सकते हैं, वो डिलीट कर दिया गया है। तो मैंने ये भी बताया था कि 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया। और शायद पता नहीं ये बताया कि नहीं बताया, लेकिन उसे ना फिर कानूनी अधिकार में रखा गया। ठीक है, आर्टिकल 300A के अंतर्गत। क्लियर? तो चलिए अब हम यहाँ चलते हैं। तो देखिए 19 का क्लॉज 1 ए से जो जी है तो उसमें स्वतंत्रता दे रहा है। किसको दे रहा है? तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली भारतीय नागरिक को। ये स्वतंत्रता किसी विदेशी को नहीं है, जिसमें कि वाक व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके बाद सम्मेलन कर सकते हैं शांतिपूर्ण, उसके बाद क्या था समूह और संगठन बना सकते हैं, उसके बाद हर जगह भारतीय क्षेत्र में आवागमन कर सकते हैं, उसके बाद बस सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक को फैसिलिटी है, ये स्वतंत्रता सिर्फ उनको है, बाकी को नहीं। तो जितनी स्वतंत्रता सरकार ने हमें आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के ए से जी तक में दिया है ना, उन सब पे प्रतिबंध है। तो कहां से लगाया है प्रतिबंध? प्रतिबंध लगाया है आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 से आर्टिकल 19 के क्लॉज 6 तक। ठीक है, तो इतने में प्रतिबंध की बात करेंगे हम। तो कौन लगाएगा? राज्य लगाएगी। और प्रतिबंध कैसा होगा? तार्किक होगा, अतार्किक नहीं, बिना हाथ पैर का नहीं प्रतिबंध। मेरा मन करे कि हम आज नाश्ता में क्या करेंगे? ब्रेड खाएंगे, तो नहीं प्रतिबंध, ये तो अतार्किक हो जाएगा। भैया मेरा मन खाने का मन करे खाऊंगी, नहीं खाने का मन करे नहीं खाऊंगी। तो तार्किक प्रतिबंध का मतलब क्या है? तो तार्किक प्रतिबंध का मतलब जो है ये थोड़ा विवादित है, क्योंकि जो तार्किक प्रतिबंध है वो व्यक्ति के हिसाब से बदल जाएगा।
समझ में आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल दिया था ना कि मुझे मन कर रहा है नाइट क्लब जाने का रात में, तो ये तो मेरे लिए क्या है, आज़ादी है, पर मेरे मम्मी पापा के लिए क्या है, मम्मी पापा रोकेंगे ना तो प्रतिबंध लगाएंगे, तो मम्मी पापा के लिए तार्किक प्रतिबंध है, पर मेरे लिए अतार्किक प्रतिबंध है, मेरे लिए मेरे आज़ादी को रोका जा रहा है। ठीक है, लेकिन राज्य डिसाइड करेगी कि तार्किक प्रतिबंध है कि अतार्किक है। तो न्यायालय में भी ये विवाद जाता है, क्योंकि जब भी हमारे फंडामेंटल राइट हमारी स्वतंत्रता को छीनता है तो हम कहाँ जाते हैं, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग हमें क्या अधिकार है कि हम न्यायालय में जाएंगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है हमारा वो सरकार के खिलाफ चला जाता है, राज्य के खिलाफ। इतनी बड़ी शक्ति है हमारे पास जिसके द्वारा हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकार के खिलाफ जा सकते हैं उच्चतम न्यायालय में। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय तय कर देती है कि हाँ, अगर राज्य ने जो प्रतिबंध लगाया है वो तार्किक है कि अतार्किक है। क्लियर? तो देखिए, तो जो प्रतिबंध लगाया है, तो तार्किक प्रतिबंध में हमेशा विवाद होता है, बता दिया, व्यक्ति के हिसाब से क्या होता है, बदल जाता है। पापा के नजर में वो तार्किक था, मम्मी के नजर में वो तार्किक था, मेरे नजर में अतार्किक प्रतिबंध था। क्लियर? तो देखो, तो अब राज्य ने किन किन बातों पर प्रतिबंध लगाया है उस पे चलते हैं, और याद रखिएगा आर्टिकल 19 के क्लॉज 1A से G सब पे प्रतिबंध है। ठीक है, और इन आधारों पर प्रतिबंध है, इन आधारों पर। तो देखो, पहला बोला गया है तार्किक प्रतिबंध का जो आधार है, फर्स्ट है कि राज्य की सुरक्षा, मतलब अगर हम अपने राज्य की सुरक्षा, राज्य मतलब भारत सरकार, इसके अपने राष्ट्र की सुरक्षा के अकॉर्डिंग बात करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जो मेरे राज्य की सुरक्षा के खिलाफ हो, तो हमारी आजादी पर प्रतिबंध लगेगा। ठीक है, और इसके लिए अनेक विधि बनी है राज्य की सुरक्षा के लिए, जिसमें से एक एग्जाम्पल मैं लिख दी हूं, आतंकवाद के खिलाफ जो विधि बनी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, राष्ट्र की सुरक्षा के खिलाफ ना बोलेंगे ना कुछ करेंगे, तो हमारे स्वतंत्रता पे क्या है, प्रतिबंध है वहां पे। फिर न्यायालय की अवमानना, अवमानना का मतलब हम न्यायालय का इंसल्ट नहीं कर सकते, न्यायाधीश का इंसल्ट नहीं कर सकते। देखिए, मान लीजिए मैं एक न्यायाधीश हूं, दो पक्ष है मेरे सामने, अगर मैंने ए के प्रति निर्णय लिया तो बी मुझे गाली देगा, मेरा अपमान करेगा, और बी को सपोर्ट किया तो ए, लेकिन मेरा काम है न्याय करना, मैं तो निरपेक्ष रूप से काम करूंगी, तो इसीलिए न्यायाधीश का हम अवमानना नहीं कर सकते, यहाँ तक कि उनके निर्णय को ना मानने का काम भी नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो हमारी स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगेगा, तो ना इनके खिलाफ बोल सकते हैं ना इनके खिलाफ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मानहानि, मतलब किसी पे भी फालतू का एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अब बोलने की आजादी का मतलब ये नहीं है मेरा मन करे तो हम बोल दे तुम चोर हो, मेरे घर से सामान चोरी करके ले गए। मानहानि, किसी के ऊपर फालतू एलिगेशन नहीं, तब यहाँ ना ही इस पे क्या होगा, रोक है, यहाँ पे प्रतिबंध है, फिर हमारी स्वतंत्रता को रोका जा रहा है, इस जगह पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ठीक है, मानहानि के अंतर्गत। तो ये जितना भी आधार है ना, इन सभी आधार से A to G सब पे प्रतिबंध लग रहा है। ठीक है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ये नहीं कि राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति हम कुछ गलत काम नहीं करेंगे, ना कुछ बोलेंगे, ना ही इसके अगेंस्ट सम्मेलन करेंगे, ना ही इसके अगेंस्ट हम संगठन बनाएंगे, समूह बनाएंगे। तो एक जो ABCDE है ना, इन आधारों पे सब पे प्रतिबंध लग रहा है। ठीक है, उसके बाद न्यायालय की अवमानना समझा दिया मैंने, मानहानि समझा दिया, किसी के ऊपर फालतू एलिगेशन नहीं लगाएंगे। अब डी में बोल रहा है कि सदाचार के खिलाफ, सदाचार के खिलाफ, और ई में बोला नैतिकता के खिलाफ। तो देखो, सदाचार और नैतिकता ये भी विवाद का विषय है, समझिए। नैतिकता क्या है, सदाचार क्या है? तो नैतिकता और सदाचार ये विवादित मुद्दा है, इसको समझना होगा। समझिए, अगर मान लो मैं बोल रही हूँ कि मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मान लो अक्षय कुमार की, और अक्षय कुमार गुटखा का ऐड कर रहे हैं, तो मेरे नज़र में ये सदाचार नहीं है, ये नैतिकता नहीं है, उनको नहीं करना चाहिए क्योंकि उनको बहुत लोग फॉलो करते हैं, लेकिन ये मेरे नज़र में है। ठीक है, कोई लड़की मान लो कम कपड़े पहन रही है, वो अपने आज़ादी का फायदा उठा रही है, लेकिन समाज के कुछ वो लोग बोलेंगे कि नहीं ये सदाचार और नैतिकता नहीं है। ठीक है, तो
क्या होगा। लेकिन समाज में बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग बोलेंगे नहीं भैया क्या है, उसको आज़ादी है, जो मन करेगा पहनेगी। तो सदाचार और नैतिकता जो है वो विवाद है, वो व्यक्ति के हिसाब से बदल रहा है, व्यक्ति के सोच के हिसाब से बदल रहा है। मेरी नज़र में जो सदाचार नैतिकता है वो सामने वाले की नज़र में नहीं हो सकता है, और इस पे विवाद भी होता है, न्यायालय में बात भी जाता है, उस टाइम न्यायालय इसके प्रति सुनवाई भी करता है, वो बताता है कि हाँ है कि नहीं। लेकिन याद रखिएगा कि ये विवादित है। अमिताभ बच्चन का मैं बहुत इज्जत करती हूँ, कल अमिताभ बच्चन पर शराब का ऐड करने लगे, तो वो मेरे नज़र में सदाचार नहीं है, लोगों के नज़र में मान लो सदाचार नहीं है, किसी जो शराब पीते हैं उनकी नज़र में सदाचार है। ठीक है, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा कर नहीं रहा है, लेकिन मैं बस एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ कि सदाचार और नैतिकता हर व्यक्ति के हिसाब से बदल जाता है। ठीक है, आज़ादी है, मेरा मन चले तो मैं जो करूँ, मेरा मन चलेगा तो मैं क्या करूँगी, मेरा मन चलेगा तो मैं कपड़े छोटे पहनूंगी, कपड़े कम पहनूंगी, तो वो मेरा मन है। तो इसके बारे में दूसरा अगर बोलता है कि नहीं ये सदाचार है, नहीं है, ये नैतिकता नहीं है, तो देखो ये मेरी सोच है। ठीक है, कुछ लोग हो सके उनकी नज़र में मैं सदाचार और नैतिकता की उल्लंघन नहीं कर रही हूँ, पर कुछ लोगों के नज़र में मैं कर रही हूँ उल्लंघन, छोटे कपड़े पहनकर, कम कपड़े पहनकर, तो ये विवाद हो जा रहा है ना, तो ये विवादित मुद्दा है। क्लियर। और इस पर अगर कहीं भी डाउट हुआ होगा ना तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसको फिर क्लियर करूंगी। अब आगे चलते हैं। तो देखो ABCDE समझा दिया। अब क्या हुआ, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, पढ़ाई हो ना 1951 में। तो पहला संविधान संशोधन के द्वारा FGH भी जोड़ा गया, मतलब तार्किक प्रतिबंध में ये 3 और जुड़े। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या जोड़ा गया कि लोक व्यवस्था के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। लोक व्यवस्था समझ में आया, नहीं समझ में आया। तो देखो 2 व्यवस्था होती है, एक विधि व्यवस्था और एक लोक व्यवस्था। यहाँ स्पेस कम था तो मैं लिख नहीं पाई थी, पर लोक व्यवस्था 2 होगी, मतलब व्यवस्था 2 होगी, व्यवस्था 2 होगी। एक होगा विधि व्यवस्था और दूसरा है लोक व्यवस्था। अब समझिएगा क्या है विधि व्यवस्था। अगर हम चोरी डकैती कर रहे हैं तो ये विधि व्यवस्था है, लेकिन अगर हम सांप्रदायिक दंगा फैला रहे हैं तो ये क्या है, लोक व्यवस्था है। कहने का मतलब कि अगर जिससे पूरा हमारा समाज प्रभावित हो रहा है, तो सांप्रदायिक जो दंगे होते हैं उससे पूरा समाज प्रभावित होता है, तो ये लोक व्यवस्था हो गया। और ये विधि व्यवस्था हो गया, चोरी डकैती ये सब। ठीक है, किसी को धक्का मार दिए, ढकेल दिए, ये सब क्या है, विधि व्यवस्था है। तो देखो, तो लोक व्यवस्था के खिलाफ नहीं बोल सकते। अब आगे चलते हैं। तो विदेशी राज्य से मित्रता के संबंध में, मतलब कि हम ऐसा कुछ नहीं बोल देंगे कि जिससे क्या हो, एक राज्य का मतलब कि भारत का दूसरे देश से जो मित्रता है उस पर इफेक्ट आए। क्लियर। तो ऐसा कुछ ना बोलेंगे ना कुछ करेंगे। मान लो मेरा हमारे भारत का अमेरिका से अच्छा संबंध है और हम क्या किए, अमेरिका के खिलाफ कुछ कुछ बोल दिए, ठीक है, तो वो नहीं करेंगे, वहां पे रोका गया है। उसके बाद F हो गया, G हो गया कि विदेशी राज्य से मित्रता के संबंध में कुछ ना बोलेंगे ना करेंगे, ठीक है। H हो गया कि अपराध को बढ़ावा देना, ऐसा कोई काम नहीं कर सकते हैं जिससे अपराध बढ़े। ना ही ऐसे हम खड़े हो गए सम्मेलन में पूरा भाषण दे रहे हैं अपराध बढ़ाने का, तो ये नहीं कर सकते। भाषण दे रहे आतंकवाद बढ़ाने का, तो ये नहीं कर सकते, वहां पे हमें प्रतिबंध लगाया गया है। उसके बाद 16वें संविधान संशोधन, स्पेस कम था लेकिन यहाँ पे मैंने छोटा सा करके लिख दिया है। 16वें संविधान संशोधन के द्वारा देश की संप्रभुता और अखंडता पे जो वार करे, मतलब कि देश की संप्रभुता और अखंडता को जो तोड़ेगा तो वो भी काम नहीं कर सकते हैं। अगर मेरा कोई काम मेरे देश की अखंडता के खिलाफ जा रहा है, संप्रभुता के खिलाफ जा रहा है, तो वैसा कोई काम मैं नहीं कर सकती हूँ, ऐसी कोई बात मैं नहीं बोल सकती हूँ। तो आर्टिकल 19 के क्लॉज 1A से G तक में जितनी बात बोली गई है, आर्टिकल 19 के क्लॉज 1A से G में सारी बातों पे प्रतिबंध है। और वो किन आधारों पे प्रतिबंध है, तो इन आधारों पे प्रतिबंध है, ABCDEFGH, और यहाँ पे संप्रभुता और अखंडता। क्लियर। और आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 से आर्टिकल 19 के क्लॉज 6 में इन्हीं प्रतिबंधों की बात की गई है। और एक और चीज मैं बता दूं
एक है व्यापार की स्वतंत्रता। तो देखो, व्यापार भी हम, वहां पे भी प्रतिबंध लगा है, व्यापार भी हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, मन किया तो नशीले पदार्थ का व्यापार करे, ड्रग्स का व्यापार करे, तो वहां पे सरकार रोकेगी हमें। शराब पे सरकार, ये शराब का पूरा व्यापार कर रहे हैं तो सरकार वहां पे रोकेगी, ठीक है। तो ऐसा कोई भी व्यापार हम नहीं कर सकते हैं जिसपे सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है, क्लियर। और सरकार चाहे तो न्यूनतम शैक्षणिक हमारी योग्यता तय कर सकती है। मतलब ऐसा नहीं कि हम किए हैं ग्रेजुएशन और हम बोलेंगे हम डॉक्टर बनेंगे तो बनेंगे, तो प्रतिबंध है, नहीं भैया। जो MBBS किया है वही डॉक्टर बनेगा, जो LLB किया है वही वकील का काम करेगा, क्लियर। तो शैक्षणिक योग्यता के आधार पे भी व्यापार में क्या कर सकते हैं, प्रतिबंध लगाती है। यहां तक तो क्लियर हो गया। और देखो, इसमें थोड़ी सी और टॉपिक है जो रह गई है, तो उसको मैं कल कराऊंगी, और आज का क्लास फिर मैं यहीं पे रहने देती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का क्लास पसंद आया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कुछ टॉपिक रह गया है, क्योंकि ये तो अगर देखा जाए तो मैंने बेसिक सारा करवा दिया है, और थोड़ा एडवांस जो लेवल है ना वो थोड़ा कल लेके चलूंगी, क्लियर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।